हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। सो गाइस, मैं निशा गुप्ता आप लोगों को एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो आज हम लोग देखेंगे पूरा मध्यकालीन इतिहास। एक ही वीडियो में आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यूरोपियों को आगमन और मुगलों को कैसे कैसे पतन हुआ, मुगलों के टाइम जो भी छोटे छोटे राज थे जैसे अवध, ये सब का उदय कैसे हुआ, क्षेत्रीय राजा कैसे बाहर आए निकल के, और फिर ये पूरा देखते हुए हम लोग मुगलों का पतन से लेके या फिर दिल्ली सल्तनत सल्तनत काल, ये सारा देख के हम लोग पूरा मध्यकालीन भारत एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो हम लोग यहाँ मध्यकालीन जो भारत का थोड़ा सा हिस्सा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आ जाता है, तो हम लोग वो लेके चलते हैं। अक्सर हम लोग पढ़ते थे ये चीज छूट जाता है, यहाँ पे बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो हम लोग यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपियों का आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कितने कब आए थे? तो 1498 में आए थे। फिर डच आए थे 1602 में आए थे। फिर ब्रिटिश आए थे 1608 में आए थे। फिर जो डेनिस आए थे 1616 में आए थे। फ्रांसीसी आए थे 1664 में आए थे। ठीक है, तो ये क्रम पूछ देता है। तो आगे पुर्तगाली आए थे, आगे पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, सॉरी फिर डच आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर दानिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो ये क्रम याद करिएगा, ये क्रम बार बार आ जाता है एग्जाम में लगाने के लिए। ठीक है, अब भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था, जिसने समुद्र से भारत के रास्ते का खोज की थी। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो वास्को डिगामा था। ये कहाँ आया था? तो कालीकट के पास आया था। वहां के शासक कौन था? जमोरीन था। ठीक है, वास्को डिगामा भारत एक नए समुद्री मार्ग, किस मार्ग से आया? तो केप ऑफ गुड होप द्वारा आया था। किसके द्वारा? कैप ऑफ गुड होप के द्वारा। इसकी खोज किसने की थी? तो मैंने कई बार बताया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस समय जब ये आया था भारत में, तो इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ठीक है, और 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया था। आगे था 1498 में आया था। फिर कब आया था? 14 आगे 98 में आया था, और फिर उसके बाद से 1502 में आया था, और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी समाधि क्या है? तो केरल की कोचिंग में। देखिए आप लोग पूरे अच्छे से बस मेरी बातों को सुनिए, पूरा एक सीक्वेंस के साथ चलेगा, एक कहानी के रूप में। तो वास्को डिगामा आया था, फिर 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया। अब 1524 में इसकी मृत्यु भी हो गई, और इसकी समाधि केरल की कोचिंग में है। ठीक है, और पहला पुर्तगाली कारखाना इसने कहा, केरल के पुर्तगाली ने अपना पहला कारखाना केरल के कोची में ही बनाई। ठीक है, और फिर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भी पुर्तगाली था। और ये कब आया था? 1503 से लेके 1509 के बीच आया था। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इन्हें भारत में पुर्तगाली व्यापार की सुरक्षा दी थी। और अल्मेडा ने कन्नूर में दूसरा कारखाना लगाया पुर्तगाली को। तो पहला कोची में, फिर कन्नूर में। किसने लगाया? तो अल्मेडा ने लगाया। और साम्राज्य को इन्होंने सुरक्षा देने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो अल्मेडा ने लागू की थी। 1509 में हिंद महासागर में युद्ध हुई। इसी कारण यहाँ की पुर्तगाली की हिंद महासागर काफी शक्तिशाली हुआ। इस पुर्तगाली सागर के नाम से जाने लगा हिंद। फिर आए थे अल्फ्रांसो डी अल्ब्रुक। ये कब आए थे? तो 1509 से लेके 1515 में आए थे। देखिए 1503 में कमांडर के रूप में आए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली को वास्तविक संस्थापक अल्ब्रुक को ही माना जाता है। और इन्होंने कोची में एक दुर्ग भी बनवाए थे। और 1509 में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, और इन्होंने न केवल भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ किया बल्कि विस्तार भी किया। इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो पूछ देगा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता? तो अल्ब्रुक ने जीता, मतलब पुर्तगालियों ने जीता। कब जीता? 1510 में जीता। और अल्ब्रुक ने 1515 में भारत की खाड़ी जो होमरुज बंदरगाह को जीता। ठीक है, और केवल साम्राज्य विस्तार ही नहीं बल्कि भारत में इन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी हस्तक्षेप किया। क्या क्या? इन्होंने भारत में पुर्तगालियों को अस्थायी बस्तियां बसाने का प्रोत्साहित किया, और साथ ही पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। और पुर्तगाली क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा प्रतिबंधित कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट पूछ देता है, तो सती प्रथा इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया पुर्तगाली क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसके बाद आए थे नेक्स्ट हमारा नुन्ना द कुन्हा। कौन आए थे?
इन्होंने 1529 से लेकर 1538 तक इस पे काम किया, गवर्नर रहे और साम्राज्य विस्तार में योगदान दिया। हुमायूं के समकालीन थे। नूना द कुना ने 1535 में गोवा को जीता। 1530 में गोवा पुर्तगालियों के लिए अस्थायी राजधानी बन गई। सॉरी, 1535 में दीव को जीता और 1530 में गोवा पुर्तगालियों को राजधानी बन गया, स्थायी राजधानी। और गोवा को किसने 1510 में अल्ब्रुक ने जीता था। ठीक है, और नुनाद के बाद कोई भी पुर्तगाली कौन साम्राज्य को अस्थायी तो नहीं दे सका। और 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ। किसका? स्वाली ऐसे लिखा, स्वाली। ठीक है, स्वाली का युद्ध हुआ 1612 में। ब्रिटिशों और पुर्तगालियों को हराया। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों, तो पूछ देगा स्वाली का युद्ध कब हुआ, तो 1612। किसके बीच? ब्रिटिश और पुर्तगालियों को, ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, आसवाली के मैदान सूरत में। और 1661 में एक राजनीतिक विवाह होता है। पुर्तगाली जो राजकुमारी कैथरीन का ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसने पुर्तगालियों ने अंग्रेज को मुंबई दे दिया। ठीक है, और भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या था, तो भारत में इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारकों को प्रवेश किया, ईसाई संस्थान स्थापित, नौसेना शक्ति को बढ़ावा दिया और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने गोवा में की थी 1556 में। ठीक है, और कुछ फसलें भी आरंभ की, जैसे तमाकू, आलू, पाइनएप्पल की। और गोथी कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। महासागर में जो कॉटेज व्यवस्था है उसने इन्होंने प्रारंभ किया था। फिर आए थे इसके बाद डच। कब आया था? 1510 से लेके 1759 तक। पुर्तगालियों के पतन के बाद डच भारत में आगमन हुआ। ठीक है, भारत में पहला कारखाना डचों का मछलीपट्टनम में कब लाई थी? 1605 में लाई थी। फिर पुलिकट में 1610 में लगाई थी। तो डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम में 1605 में, अगर वही पुर्तगालियों का पहला कारखाना केरल के कोची में। और बेदार का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, किसके? बेदरा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1759 में। किसके बीच? डच और ब्रिटिशों के बीच। डच और ब्रिटिशों, बेदरा के युद्ध की पराजय ने उन्हें भारत से अपना व्यापार समेटने में मजबूर किया। तो डच पूछ देगा कि डच किस युद्ध के बाद भारत से चले गए, तो बेदरा के युद्ध के बाद उनकी शक्ति धीरे धीरे, उनकी शक्ति को पतन होने लगा। और बंगाल में पहला डच कारखाना 1627 में पिपली में स्थापित किया गया। फिर आए थे ब्रिटिश। 1608 में जेम्स प्रथम ने भारत में ब्रिटिश व्यापार हेतु विलियम हॉकिंस को भारत के लिए भेजा। ठीक है, और जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दिया। जहांगीर हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और अनुमति लेने के बाद इन्होंने पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में लगाया, लेकिन वो अस्थायी था। फिर भारत में जेम्स प्रथम द्वारा 1611 में कैप्टन वेस्ट को व्यापार की अनुमति का पहला अस्थायी कानून 1612 में सूरत में लगाया था। फिर मद्रास में इन्होंने लगाया था 1639 में, कलकत्ता में 1658 में, फिर मुंबई में 1686 में। और 1618 में सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। सर थॉमस रो कब आया था? 1618 में। किसके साथ? जहांगीर के दरबार में आया था। इसके साथ इनके लेखक आए थे रॉल्फ फीस, जिन्होंने सलीम और अनारकली पर लिखा था। ठीक है, डैनिश आए थे। पहला कारखाना इन्होंने टैंकोबार में 1620 में लगाए थे और सेरामपुर में 1667 में। फिर फ्रांसीसी, ये भारत में दूसरा सबसे बड़ी कंपनी है फ्रांसीसी। ठीक है, और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सम्राट लुई चौधरी के मंत्री द्वारा की गई थी और 1668 में पहला कारखाना सूरत में लगाई थी। ठीक है, ये कब आए थे? 1664 में आए थे फ्रांसीसी और 1668 में पहला कारखाना सूरत में लगाए थे और 1669 में दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया था। उल्लेखनीय भारत में आने पहला एकमात्र सरकारी कंपनी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत में आने वाले भारत आने वाले सबसे शक्तिशाली फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? तो डुप्ले थे। चलिए, 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच वाडी वंश का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ था। फिर आप देखेंगे हम यहाँ से मुगलों का पतन। तो मुगलों का पतन देखने से पहले इसका काल देखते हैं। 1707 से लेकर 1857 के बीच हम लोग देखेंगे मुगलों का पतन, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जो भी मुगल बादशाह बने वहां से लेकर 1857। तो 1526 में आपको पता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और 4 युद्ध लड़े और उत्तर भारत के बड़े भाग पर विजय हासिल कर ली। ठीक है, हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हुए कुछ वर्षों तक गुजरात और बंगाल क्षेत्र पर को हासिल किया। अब 1556 में अकबर सिंहासन पर बैठा और अकबर साम्राज्य विस्तार करने के साथ प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया। फिर अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने साम्राज्य को अस्तित्व प्रदान किया। ठीक है ना, और फिर 1658 में मुगल बादशाह और सिंहासन बैठा और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक किया, परंतु दक्षिण में उन्होंने शांति स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है, औरंगजेब के काल में विभिन्न समुदाय ने 18 विद्रोह। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1707 में। और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को युद्ध चलने लगा। उनके औरंगजेब के 3 पुत्र थे।
ठीक है, कौन कौन थे? मुज्जम थे, आजम थे और काम बख्श थे। फिर आगे इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, ये मुज्जम ही था, बहादुर शाह प्रथम मुज्जम ही था, उसने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। तो 1707 से 1712 में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर आया। ठीक है, तो इन्होंने शाह आलम की उपाधि धारण की और इसको साहेब बेखबर, तो पूछ देता बहादुर किसको साहेब बेखबर के नाम से जानता है, तो ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम या मुज्जम। 1707 से 1712 यह अंतिम मुगल बादशाह जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम सर्वप्रथम ने औरंगजेब की कुछ नीतियों में परिवर्तन किए। कौन कौन से? इन्होंने जजिया तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 10वें जो सिख गुरु को 500 का मनसब बने, सिखों से संबंध अच्छा बनाने की कोशिश की। फिर इसके बाद आया जहादार शाह, तो जहादार से 1712 से लेकर 1713 बहादुर शाह प्रथम के बाद उनके पुत्र के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, और जिसको हराकर जहादार शाह ने अपने भाइयों को हराकर ईरानी नेता जो जुल्फिकार खान के मदद से सिंहासन हासिल की। ठीक है, और कहा जाता है कि जहादार शाह एक नृत्य की लाल कुंवर का प्रभाव था। ठीक है, और 1713 में फर्रुखसियर ने जुल्फी खान के हाथों से जहादार शाह को मरवा दिया और इसको लंपट मूर्ख भी कहा था। साहेब एक बहादुर शाह प्रथम को और लंपट मूर्ख कहा जाता साहेब जहादार शाह को। फिर इसके बाद आया था फर्रुखसियर, 1713 से ये 1719 तक इसका टाइम पीरियड था। ये सैयद बंधुओं की सहायता से ये सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा। इन्होंने जजिया कर को फिर लगा दिया, जो बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर हटाया था, इन्होंने फर्रुखसियर ने फिर लगा दिया और बंदा बहादुर की इन्होंने हत्या कर दी। सिख के नवे गुरु बंदा बहादुर की हत्या कर दी और ब्रिटिश के जो दस्तक पार्ली दे दिया बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, और 1717 में इसने ब्रिटिश को मद्रास के निकट कुछ गांव कलकत्ता और नीचे मुंबई में सिक्कों ढालने का भी अनुमति दे दी। इस काल में 4 अमीर वर्गों को देता फर्क से ईरानी जो नेता जुल्फिकार खान, जिसको मदद से खान जहादार शाह गद्दी बैठा था, फिर तुरानी निजाम उल मुल्क, फिर अफगानी सादत खां और फिर हिंदुस्तानी सैयद बंधु। ठीक है, इस काल में जो सैयद बंधु अत्यधिक शक्तिशाली हुए फर्रुखसियर के टाइम में, और सैयद बंधु ने इस काल में मुगल साम्राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की। उन्होंने मराठों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 1719 में दिल्ली में एक संधि की थी। ठीक है, उसी समय मराठों का पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। दिल्ली की संधि हुई थी 1719 में। इस संधि के अनुसार दक्कन में चौथ और सुदर्शमुखी कर वसूलने का अधिकार दे दिया। और 1719 में सैयद बंधु ने राजा की हत्या फर्रुखसियर की हत्या कर दिया, राफी उद्दौला को गद्दी पर बैठा दिया। इन्हें शाहजहां दिर्दी की राफी उद्दौला को शाहजहां दिर्दी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं फर्रुखसियर का मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह बैठे थे सबसे लंबा 1719 से लेकर 1748, इनका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट 1719 से लेकर 1748। तो ये वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। इन्होंने 1720 में जयजयकर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले लगाया था औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त किया था, जिन्होंने फर्रुखसियर ने फिर से जयजयकर लगा दिया, लेकिन मोहम्मद शाह ने फिर से अंतिम रूप से भारत से जयजयकर को समाप्त कर दिया 1720 में। इस काल में जो ईरानी गुट के नेता जो निजाम उज मुल्क थे शक्तिशाली बन के उभरे, और 1722 में निजाम उल मुल्क के खिलाफ सैयद बंधु की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह ने निजाम अगला वजीर नियुक्त किया। इनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, महमूद शाह को। ठीक है ना, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से। इनके काल में कई क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र हो गए। तो किसके काल में? तो मोहम्मद शाह के। तो अवध हुआ 1720 में, बंगाल हुआ 1722 में, कर्नाटक 1720 में, हैदराबाद 1724 और जाट सम्राट 1730 में। और जो क्षेत्रीय राज्य के उदय के पश्चात मुगल साम्राज्य का विक्रम आरंभ हो गया। और 1738 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह लाहौर पर और गजनी को जीतना मार्ग पहुंचा। मतलब नादिर शाह का हमला मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में हुआ था। 1739 में जो नादिर शाह ने मुगलों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की, उस युद्ध का क्या नाम था? करनाल का युद्ध। इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया। युद्ध आज मुगल सेना का नेतृत्व निजाम उल मुल्क कासिम खान और सादत खान द्वारा किया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। इस आक्रमण के बाद अवध का जो नवाब सादत खान जौहर खा लिया, नादिर शाह की मृत्यु ईरान में हुई। इनका उत्तराधिकारी जो अहमद शाह अब्दाली 7 बार भारत पर आक्रमण किया। फिर आया हमारा अहमद शाह अब्दाली 1748 में। तो जो ये सफदर जंग को ये वजीर नियुक्त किया, कौन? अहमद शाह अब्दाली। इसको दिल्ली के नवाब या वजीर के नाम से जाना जाता सफदर जंग को। ठीक है, फिर आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय के टाइम बहुत प्लासी का युद्ध इसी काल में हुआ था। फिर शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का अली गौहर था। इनके शासनकाल में पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ। शाह आलम द्वितीय के काल में क्या हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। ठीक है,
तो पूछ देगा कि शाह आलम द्वितीय इनके टाइम क्या हुआ था, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी शाह आलमगीर द्वितीय के टाइम पे, 1761 में हुआ था, ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश दूसरे पक्ष से भारतीय गठबंधन लड़ रहे थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच होते थे? एक और ब्रिटिश और दूसरे भारतीय गठबंधन कौन था? मीर कासिम, ये सिजाउद्दौला था होंगे। मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। कौन? मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में भारतीयों को पराजित कर दिया, ठीक है। और इसके पक्ष में 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। इस काल में दिल्ली पर अधिकार कर लिया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय नाम मात्र का बादशाह बना। अभी बताएंगे आगे बक्सर का युद्ध कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। बस यहाँ पे एक बार सुन लीजिए। तो ये नाम मात्र का बादशाह बना, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया और 1835 में मुगलों के सिक्कों पर। फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल बादशाह था और दरबार में इसका मिर्जा गालिब कवि थे और 1857 क्रांति का ही नेता था। फिर आया था हमारा बंगाल, जो हमारा मोहम्मद शाह के टाइम जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, उसमें सबसे शक्तिशाली बंगाल। तो अब हम लोग देखेंगे बंगाल को। तो जो बंगाल, इसमें क्या क्या शामिल था? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। मध्यकाल में सबसे समृद्ध प्रांत कौन था? बंगाल ही था। यहाँ का व्यापार सबसे संपन्न था। मुगल काल में यह बंगाल भारत में सबसे धनी प्रांत। बंगाल की आर्थिक संपन्नता काफी थी। 1700 एडी में 1700 एडी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। तो कब किसने किया था? 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली शक्तिशाली बन गया। 1770 में बंगाल का गवर्नर बन गया। तो 1700 में औरंगजेब ने इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। 1717 में यह बंगाल का गवर्नर बन गया। 1722 में मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर दिया। मुर्शिद कुली खां 1701 से 1727 तक थे। वास्तविक संस्थापक बंगाल का यही माना जाता है। इसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए। फिर आया इसके बाद सफराज खान, ये 1789 से 1740 तक गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान को हराया था। फिर अलवर्दी खान आया था हमारा। इसके बाद हमारा आएगा अलवर्दी खान 1740 से 1745। अलवर्दी खान का टाइम पीरियड था 1740 से 1745। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश से कलकत्ता और चंद नगर दुर्गीकरण का विरोध किया था। अलवर्दी खान ने फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश का कलकत्ता और चंद नगर दुर्गीकरण का विरोध किया था। ब्रिटिशों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। ये काफी फेमस पूछा जाता है कि मधुमक्खी की तुलना ब्रिटिशों की तुलना मधुमक्खी से अलवर्दी खान ने। फिर आएगा सिराउद्दौला 1756 से 1757। कब आएगा? कौन आएगा? सिराजुद्दौला 1756 से 1757। कलकत्ता में अंग्रेजी कारखाने प्रतिबंध करने का प्रयास किया। नवाब बनने के बाद इन्होंने ब्रिटिश उनके दरबार में उपस्थित नहीं हुए। अब बंगाल के जो कासिम बाजार में निरीक्षण की अनुमति नहीं दिया। दुर्ग का दुर्गीकरण बड़े स्तर पर उन्होंने करा और जून 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 20 जून 1756 में एक काल कोठरी की घटना घटी, ठीक है। इस घटना के प्रकार रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास का बंगाल भेज दिया गया। हराकर उन्होंने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और चंद नगर ब्रिटिश छीन लिए और कलकत्ता में सिक्के ढालने और दुर्ग कृत करने की अनुमति नवाब को देनी पड़ी। क्लाइव ने मीर जाफर को अगला नवाब प्रस्तावित करके युद्ध की घोषणा कर दिया। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके काल में था? आलमगीर द्वितीय काल में हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्रारंभ हुआ। यह युद्ध भारत का निर्णायक युद्धों में से एक था। और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इस युद्ध में मीर जाफर सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन वो गुप्त रूप से ब्रिटिश की तरफ से था। अब मीर जाफर का जो बेटा मिरर है, वो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। 1757 के प्लासी का युद्ध और 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। वेदरा का युद्ध मैंने ऊपर बताया किसके किसके बीच हुआ था। और 1760 में वाडवंश का युद्ध था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ब्रिटिश में 1761 में पानीपत का युद्ध था, किसके काल में? शाह आलम द्वितीय काल में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता। अमीर जाफर 1757 से 1760। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर अगला नवाब घोषित किया। गचारे हिंद या क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। फिर आया इसके बाद मीर कासिम 1760 से
63 तक। राजधानी इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। अब बंगाल में दस्तक प्रणाली के प्रतिबंधित कर दिया था। किसने बंगाल में दस्तक प्रणाली बंद किया था? तो मीर कासिम ने। इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिया। और इन्होंने सेना का आधुनिकरण भी कराया था। भारतीय गठबंधन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सूरजगढ़ मीर कासिम 1761 में गठबंधन ब्रिटिशों के युद्ध के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ब्रिटिश और भारतीय गठबंधन के बीच हुआ था। इसमें जो ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो थे, हाँ हेक्टर मुनरो। और शाह आलम इसमें हार हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। शाह आलम की इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश को दे दिया और कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक रूप से देने का निर्णय। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई तो 16 अगस्त 1765 में। इस संधि के अनुसार अवध का जो मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। अवध में मुक्त व्यापार का अधिकार ब्रिटिश से प्राप्त हुआ। 50 लाख का इन्होंने हर्जाना दिया। अवध में ब्रिटिश रखने की अनुमति, सेना रखने की अनुमति दी गई। रॉबर्ट क्लाइव और देश शासन प्रणाली, जो रॉबर्ट क्लाइव ने देश शासन प्रणाली लागू की थी। देश शासन के जनक कौन था? लियो कार्टेज था। और इसमें देश शासन के इसमें 2 प्रकार के अधिकार शामिल थे, दीवानी और निजामत। जो दीवानी थे वो जो लेखा जोखा करते थे, और निजामत जो सेवा या न्याय और गवर्नर था। जो दीवानी लेखा जोखा इन्होंने ब्रिटिशों ने अपने हाथ में रख लिया था। ठीक है, फिर आया था अवध। बंगाल के बाद हमारा अवध की स्थापना कब उदय हुआ था? 1720 में। किसने किया था? सादत खान ने। किसने? सादत खान ने। अवध का मुख्य नवाब सादत खान था। फिर आया था सफदरजंग, फिर सुजाउद्दौला। नादिर शाह के विरुद्ध करनाल के युद्ध में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, ऊपर हम लोग देखे थे सफदरजंग। इन्हें ये आए थे 1739 से 1754 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मणिपुर के युद्ध में इन्होंने भाग लिया। दिल्ली के नवाब वजीर के नाम से जाना जाता। ऊपर हम लोग देखे राजधानी इन्होंने फैजाबी मकबरा, इनका दिल्ली वासी का नाम अब्दुल मंसूर था। तो सफदरजंग को सफदरजंग का वास्तविक नाम अबुल मंसूर था। ठीक है, फिर आएगा सुजाउद्दौला। क्या है सुजाउद्दौला? पानीपत का तीसरा लड़ाई सुजाउद्दौला के टाइम हुआ था। अभी हम लोग देखे पानीपत का तीसरा सुजाउद्दौला का अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। ब्रिटिश और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत के तीसरे मराठों के बीच से हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठे, जो पानीपत का तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि में फिर मराठा साम्राज्य के उदय के कारण क्या है? ग्रांड डफ ने मराठों के इतिहास नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक विधि निधि और जो नीति थी और मंदिरों को तोड़वाना और त्योहारों को प्रतिबंध लगाना महाराष्ट्र में धार्मिक समकारी मराठा के उदय की भूमिका निभाई। फिर आएंगे हमारे शिवाजी। शिवाजी का काल 1627 से 1680। इनका जन्म 1627 में पुणे के सोनेर दुर्ग में हुआ था। माता जीजाबाई थे, पिता शाहजी भोसले थे। और 1637 में पुणे की जागीर में इन्होंने रुचि लेना प्रारंभ कर लिया। 1646 में इन्होंने तोरण के किले पर कब्जा किया। कब? 1646 में। और पहला ये राजनीतिक सफलता प्राप्त हुआ। 1663 में शिवाजी के खिलाफ मुगल कमांडर शाइस्ता खान को भेजा गया। 1663 में 1665 में जयसिंह को भेजा गया। पुरंदर की शांति 1665 में ही हुआ था। ठीक है, शिवाजी का राजस्व 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इनके स्वतंत्र राज को स्वराज कहा। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई थी। पेशवा के अंतर्गत मराठा समाज है। तो सबसे पहले हमारा बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय। फिर सबसे पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। ठीक है, खेड़ा के युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली की संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ मराठा शक्तिशाली पेशवा था। और इसके बाद आ गया बाजीराव प्रथम 1720 से 40। पेशवा के पद को अनुवांशिक कराया। फिर 40 से अधिक युद्ध लगा। मराठा साम्राज्य इन लोगों के काल में चरमोत्कर्ष पर था। पलखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। इनके काल में जो निजामुल को स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। किसके? बाजीराव प्रथम के काल में हैदराबाद की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी बालाजी प्रथम के काल में। और 1728 में इनका सामना निजामुल से हुई थी पलखेड़ा के युद्ध में। जो बाजीराव प्रथम जीते और मुंशी सिंह गांव की संधि हुई थी। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब थे।
बालाजी बाजीराव 1740 से 61 में, इस काल में मोहम्मद शाह अब्दाली का आक्रमण जारी हुआ था। 1761 में दोनों पक्ष पानीपत के मैदान में आमने सामने हुए थे। पानीपत का तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली जीता। ठीक है, तो हम पानीपत का दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था, तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से कौन लड़ा था, बालाजी बाजीराव लड़ रहे थे। ठीक है, और पानीपत सुजाउद्दौला के काल में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, फिर आएंगे हमारा बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय अंतिम पेश होते बेसिन की संधि 1818 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम लोग बार बार डिबेट करेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782। किसके, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। तो सालाबाई की संधि यहाँ पे हुई थी 1782 में, सालाबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा 1802 से 1800। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1802 से 1806 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1802 से 1806 में। वेलजली के टाइम में हुआ था। राजपुरा घाट की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782। इसमें सालाबाई की संधि हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था, और वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा 1802 से 1806 में हुई थी। राजपुरा घाट की संधि हुई थी वेलजली ग्राम। तीसरा आंग्ल मराठा 1806 से 1818 में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। और फिर पुणे की संधि हुई थी, पुणे की संधि हुई थी। तो तीनों आगे मराठा युद्ध का डेट 1775 से 1782। फिर 1802 से 1806। फिर 1806 से 1818। इसमें वेस्टिंग काल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग, प्रथम वॉरेन हेस्टिंग के, दूसरा वेल्जली के काल में हुआ था, और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है, फिर तीसरे में, पहले में किसमें संधि हुई थी, तो पहले में बताइए सालाबाई की संधि हुई थी। पहला प्रथम मराठा में सालाबाई की संधि, दूसरे में बेसिन की संधि, और दूसरे में राजपुरा घाट की संधि, तीसरे में बेसिन की संधि हुई थी। फिर आएगा हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था, 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769। मराठा और हैदराबाद के निजाम के गठबंधन, मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम ये कर्नाटिक युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 लेके 84 में हैदर अली और ब्रिटिश। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और नित्य का कमान टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और इसमें टीपू सुल्तान ने उसे कमान टीपू सुल्तान मंगलोर की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। और वॉरेन हेस्टिंग टीपू सुल्तान 1782 से लेके 1799 में आधुनिक भारत का सुल्तान का देसी आंग्ल जो 1 मिनट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी किया, साम्राज्य विस्तार किया, मैसूर शक्तिशाली हो गया। 2 आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा और चौथा हिंदू मुस्लिम के प्रति समान नीति अपनाई, सेना का आधुनिकरण किया, नौसेना का शक्तिशाली बनाया। ठीक है, देवी हिंदू देवताओं की आकृति वाली सिक्के, नए पंचांग जारी की, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना इन्होंने की, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बीच भी लगाया था, सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी, और फिर रॉकेट का मॉडल इन्होंने। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेके 1791 के बीच। ठीक है, कॉर्नवालिस का टाइप में हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी टाइम श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, या 3 करोड़ युद्ध का हर्जाना चौथा आंग्ल मैसूरी में 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1801 में सहायक संधि ने स्वीकार किया। फिर राजा जयसिंह आएंगे। तो राजा जयसिंह के टाइम पीरियड क्या है, 1681 से लेके 1743। तो राजा जयसिंह आएंगे 1681 से 1743। ये अजमेर के शासक थे। आधुनिक जयपुर की स्थापना इन्होंने की थी जयसिंह ने। महान खगोल शास्त्री थे, महान गणितज्ञ थे। इन्होंने 5 वेधशाला बनाए थे, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी और जयपुर और उज्जैन में। जीज मोहम्मद शाही इन्होंने लिखा था। फिर जाट, तो जाट तो राजा सूरजमल जाटों के शिवनार वंश से संबंधित थे। राजा रणजीत सिंह, इनका जन्म 1780 में था। सुकचिया मिशन से ये संबंधित थे। राजधानी इनका अमृतसर। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, 1818 में कश्मीर के पेशवा मुल्तान को राजा की उपाधि ने कहनूर हीरा इनको सुजाउद्दौला ने इनको दिया था।
फिर हमारा आएगा प्रथम आंग्ल सिख 1845-1846 हार्डिंग काल में तो प्रथम आंग्ल सिखों की हार हुई थी। लाहौर की संधि 1846 में 1.5 करोड़ का हार जाना भरना पड़ा। लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना पड़ा उनके खुद के पैसे से। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 डलहौजी के काल में होता। नेपियर ने पंजाब का अधिकरण कर लिया था। मध्यकालीन भारत अभी स्टार्ट होता है 1712 से लेके 1757 के बीच। ठीक है, पहला हमारा त्रिपक्षी संघर्ष। क्या है? त्रिपक्षी संघर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष किसके बीच में हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था। किसके? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक रिक्ता आ गई थी। त्रिपक्षी संघर्ष पूछा था किसके? पाल वंश, गोपाल और पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार राजपूतों के बीच हुआ था। सबसे पहले हमने पाल वंश का। पाल वंश की स्थापना किसी थी? गोपाल ने की थी। गोपाल बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने मुंगेर को राजधानी पाल और धर्मपाल तो धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल बनवाई थी। और विक्रमशिला और सेमपुरा की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला सेमपुरा के स्थापना धर्मपाल ने। असुडोल गुजराती कवि धर्मपाल के दरबार में था। फिर देवपाल बौद्ध धर्म के वज्रराय। इनके काल में जावा सुमता मलय पर शैलेंद्र वंश का शासन हो गया था। अदंतपुरी जो मठ का निर्माण देवपाल ने। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। ठीक है, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, जो चंद्र बधाई एक्चुअली कहा था कि राजपूत की न गुर्जर प्रतिहार शाखा है। ग्वालियर का विलेख में मलेच्छों का शासक कहा गया है गुर्जर प्रतिहार को। मलेच्छों का ग्वालियर विलेख में। नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। मिहिर भोज प्रथम इसका काफी महान शासक था। मिहिर भोज प्रथम आदि बारह प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो मिहिर भोज ने किसके? आदि बारह की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभास की उपाधि मिहिर भोज ने। महेंद्र पाल बगदादी यात्री अल मसूदी भारत आया था। महेंद्र पाल का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था गुर्जर प्रतिहार। फिर राजपूत वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राजधानी इनके राजपूतों की राजधानी मानिके थी। राजपूत की राजधानी मानिके थी। उत्तर भारत में स्थित एलोरा की गुफा इनका निर्माण। अमुघोष एक राजपूत शासक था। जो अमुघोष धार्मिक सहिष्णुता काल संस्कृति धर्म के संरक्षक था। जिनसेन जैन सन्यासी इनके काल में थे। आदि पुराण इन्होंने लिखा था। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा था। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा था। कबीर राजमार्ग इन्होंने अमुघोष ने खुद लिखा था। और भरूच फुट इनके भरूच जो बंदरगाह इनके काल में फेमस हुआ था। मानकित कृष्णा नदी के किनारे है। और कृष्णा जो थर्ड है वो अंतिम शासक था। कन्नड़ कवि जो पोन्ना है, पुन्ना इनके दरबार में रह देते हैं। ठीक है, और शांति पुराण पुन्ना ने शांति पुराण लिखा था। राजपूत वंश में कौन आता है? चौहान वंश, गढ़वाल वंश, परमार वंश। ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव अजमेर के पास ही रहते थे चौहान। फिर विशल देवसी में से जिन्होंने विशल देव हरिकेल नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अंतिम शासक गोविंद चौहान ने। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। विंध्याचल पर दिल्ली के तोमर को हराया था गढ़वाल वंशों ने। गोविंद चंद्र से महान शासक अंतिम शासक जयचंद था। ठीक है, गढ़वाल वंश प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष जयचंद के। चलिए आगे देखते हैं परमार वंश। तो जो परमार वंश देखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो परमार थे ये सामंत थे प्रतिहारों के। किसके सामंत थे? तो ये सामंत थे प्रतिहारों के। ठीक है, इनके संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक कृष्णराज की उपाधि धारण की थी। उपेंद्र इसके संस्थापक है। ठीक है, और इनकी जो सामंत परमार वंश की राजधानी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थे। इसका सबसे महान शासक कौन था? वाकपति मुंज। इसके बाद आएंगे वाकपति मुंज। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और झीलों के निर्माण किया। किसका निर्माण किया? झीलों का निर्माण किया। और जो तैलप को सेकेंड था, इसको 6 बार इसको हराया था। फिर आएंगे राजा भोज। ये परमार वंश से संबंधित है राजा भोज। और इनका जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1050 से 1005 से 1055 से ये उज्जैन के धारा से संबंधित है। और ये पराजित किए थे। ये चालुक्य कल्याणी को पराजित किए थे। और चंदेल शासक जो विद्याधर से ये पराजित हुए थे। ये जो राजा भोज थे कविराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। बुलदेलखंड के अब चंदेल। ठीक है, क्या है? बुलदेलखंड के अब चंदेल। तो ये कौन थे? प्रतिहारों के सामंत थे। अगर इसकी बात करें तो इसके जो बुलदेलखंड के चंदेलों के जो ये संस्थापक थे ये नुनुक थे। ठीक है, और ये संस्थापक इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो खुजराहो थी। खुजराहो टेम्पल नागर शैली में। ठीक है, फिर आएंगे चालुक्य वंश। तो चालुक्य की 3 शाखाएं थी। चालुक्य की 3 शाखा थी। कौन कौन से? एक वातापी बदामी का चालुक्य, फिर एक वेगी का चालुक्य, एक कल्याणी का चालुक्य।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वातापी के चालुक्य के बारे में। तो इनकी जानकारी जो एहोल अभिलेख से मिलता है, इनकी जानकारी हमको एहोल अभिलेख से मिलता है, वातापी के चालुक्य। इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसके संस्थापक पुलिकेशन प्रथम थे। इसके संस्थापक कौन थे? वातापी के चालुक्य पुलिकेशन प्रथम थे। और कीर्तिवर्मन की इन्होंने उपाधि, पुलिकेशन प्रथम ने कीर्तिवर्मन की उपाधि धारण की थी। इन्होंने 2 पुस्तक लिखे थे, यहाँ पे मैं बताती हूँ, सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। और फिर है उसके बाद से कल्याणी के चालुक्य के बारे में देखते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य राजपूतों के बाद आए थे। इनकी भी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी भी राजधानी मानखेत थी। कहाँ थी इनकी भी राजधानी? मानखेत थी, ठीक है। इनके संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक विजय आदित्य, जो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन है? विजय आदित्य। प्रमुख शासक कौन था? तलब सेकंड था, जिसको हराए थे वाकपति मोहन जी ने, जो परमार वंश के शासक, ऊपर पढ़े हम लोग ने। और इन्होंने एक मिताक्षरा ग्रंथ लिखा था विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा ग्रंथ किसने लिखा था? मिताक्षरा ग्रंथ लिखा था विज्ञानेश्वर ने। फिर यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो गया मुस्लिम आक्रमण। अब हम लोग देखेंगे मुस्लिम आक्रमण कैसे कैसे हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण किया। मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले अरबी था 1712 में। मोहम्मद बिन सबसे पहले कौन आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? 1712 में। अरबी था, किस पे किया? सिंध पर किया, सिंध पर। उसका जो सिंध का शासक कौन था? ताहिर हुसैन साहब। मुख्य कारण क्या? मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य कारण केवल व्यापार था। इसने जजिया कर शुरू कर दिया फिर से, जिसको फर्रुखियत ने अंतिम रूप से भारत से जजिया कर समाप्त कर दिया। तो वही जजिया कर इसे मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया। दिरहम सिक्कम ये चला। कौन सा चला? दिरहम सिक्कम चला। ऊंट पालने से, खजूर की खेती नहीं, सब मोहम्मद बिन कासिम ने। और दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तुर्की आक्रमण था, जो 1001 से 1030 के मोहम्मद गजनवी ने किया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार का? 17। ये यामनी वंश से संबंधित है, ये यामनी वंश से संबंधित। पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी ये गजनवी ने, ठीक है। और पहले आक्रमण में जयपाल को हराया था। पहले आक्रमण क्या है? इसने जयपाल को हराया था। इसके साथ 3 लेखक इसके साथ भारत आए थे। कौन से? अलबरूनी, जिन्होंने क्या लिखा था? किताब उल हिंद लिखा अलबरूनी ने। जब फिरदौसी आए थे, ये फिरदौसी होगा, जिन्होंने शाहनामा लिखा था। उतबी किताब अल यामनी ने लिखा था। कौन? इसके साथ एक उतबी आए थे, उतबी, जो किताब उल यामनी लिखा। तीसरा मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने, इसने भारत में साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है। अब प्रथम आक्रमण गुजरात पर किया 1178 में, और वहां के शासक भीम द्वितीय थे। इसने 3 युद्ध लड़े मोहम्मद गौरी। 1191 का तराइन का प्रथम है, जो मोहम्मद गौरी और इसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच था। और 1192 में इसका द्वितीय युद्ध हुआ था। और फिर चंदावर का युद्ध इन्होंने लगा था 1194 में, चंदावर का युद्ध। फिर आया हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ यहाँ से। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड देखे तो 1206 से लेके ये होगा 1526। दिल्ली सल्तनत का काम क्या था? 1206 से लेके 1526, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश की स्थापना थी? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब गुलाम वंश का अगर टाइम देखे तो 1206 से लेकर 1202। गुलाम वंश की स्थापना किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ऐबक, ठीक है, ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और राजधानी कहाँ बनाई थी? ऐबक ने लाहौर बनाई थी। और सुल्तान की बारी इन्होंने नहीं धारण की थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद ने इस्लाम मस्जिद की स्थापना कराई थी। फिर इसमें बात इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए गद्दी पर 1211 से 1236 में। गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। प्रथम ये मान्यता प्राप्त सुल्तान था। क्या था? प्रथम ये मान्यता प्राप्त सुल्तान था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया। तुर्कानिक चहलगामी का इन्होंने निर्माण कराया और 2 शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। एक चांदी को टांका कहा गया और तांबे को जीतल कहा गया। और जो इक्ता प्रथा है, इक्ता प्रणाली, इसने शुरू की। इल्तुतमिश ने पूछता है। इसके इनके साथ में एक लेखक जमीनान उस्ताद सिराज, इन्होंने संरक्षण है। फिर इनकी बेटी शासन किया रजिया सुल्तान 1236 और 40 में। बस एक यही रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत रखने वाली पहली महिला शासिका थी, ठीक है, इसलिए बस रजिया सुल्तान का। फिर इसके बाद बहरम शाह, इसका भाई बैठा था गद्दी पर, बहरम शाह, जो 1240 से लेके 42 तक। और इसके टाइम में जो चहलगामी इल्तुतमिश से बनाई थी शक्तिशाली हो गया था। नए पद नयाब ए मुल्कात का इन्होंने सृजन किया। फिर से आया था बलबंद। बलबंद जब गद्दी पर बैठा था उस टाइम था 1266 से 7 में।
इन्होंने इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। इस पर इन्होंने जो बलबन था इस शराब पर पाबंदी लगा दिया। और राजत का देवी सिद्धांत किसने दिया था? तो जो राजत का देवी सिद्धांत दिया था वो बलबन ने ही दिया था। इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। और दीवाने अर्ज नामक इन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। क्या? दीवाने अर्ज नामक इन्होंने सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज क्या? एक सैन्य विभाग है जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है। और दीवाने बरीद की स्थापना की थी, बरीद की स्थापना की थी जो गुप्तचर विभाग था। दीवाने बरीद की स्थापना बलबन ने की थी जो गुप्तचर विभाग था। फिर इसके बाद से आया खिलजी वंश। आगे कौन सा आया? गुलाम। तो गुलाम वंश। फिर आया खिलजी, तो खिलजी वंश। ठीक है। ये 1290 से 1320 तक। इसकी स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने राजधानी किलखोरी बनाया था। इसकी राजधानी क्या थी? किलखोरी बनाया था। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण इस टाइम हुआ था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे महान खिलजी वंश का शासक था जो 1296 से 1316 में गद्दी बैठा था। सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी। इसने एक नवीन धर्म शुरू किया था। ठीक है। भूमि मापन के प्रणाली भी मसाहट जो घड़ी और चरी, घड़ी होगा, घड़ी और चरी कर ये लगाया था। कौन सा? घड़ी और चरी। 4 प्रकार के इन्होंने बाजार भी बनाया था। और इन्होंने एक पद का स्थापना की थी जो दीवाने, यहाँ पे मैं बता दें, दीवाने मुस्तक राज, मुस्तक राज जो राजस्व विभाग था। क्या था? राजस्व विभाग से संबंधित था। और चौधरी खूत और मुकदम के अधिकारी ये थे। ठीक है। इसके बाद से इनके सैन्य देखते हैं, इनकी सैन्य सुधार क्या क्या थे देखते हैं। यहाँ पे सैन्य सुधार यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतने सैन्य सुधार से क्वेश्चन बनते तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ से सैन्य। ठीक है। तो सैन्य सुधार इनका देखिए, इन्होंने पहले सेना का पुनर्गठन किया। नगद वेतन इन्होंने सेना को देना चालू किया। तो मंगोलों पे 6 बार आक्रमण किया। इन्होंने 4 अभियान चलाया था। तो वो पूछते हैं बार बार एग्जाम में और सिक्वेंस पूछते हैं। 1298 में इन्होंने गुजरात पर अभियान चलाया था सबसे पहला। फिर 1301 में रणथंभौर पर और 1303 में चित्तौड़ पर अभियान चलाया। और 305 में मालवा पर इन्होंने अभियान चलाया। ठीक है। इसके बाद आया था मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह जो खिलजी अयोग्य शासक था, इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी और दरबार पे नंगा ही आ जाता था। इसके बाद आया हमारा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश पे यहाँ पे हम लोग समझेंगे अच्छे से। इस खिलजी वंश के बाद आया है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना का जो टाइम पीरियड था 1320 से लेके 1414, 1320 से लेके 1414 में। ठीक है। तो इसकी स्थापना, तुगलक वंश की स्थापना किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। और वास्तविक नाम क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक, गाजी मलिक था, गाजी मलिक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इन्होंने दोबार में वृद्धि किया था 1326, फिर राजधानी परिवर्तन किया था 1327 में और सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की थी 1328 में। तो ये सभी फेल हो गए थे। फिर इन्होंने खुरसान अभियान चलाया था 1329 में और कराचीन अभियान चलाया 1333। सिक्वेंस में आ जाता है अक्सर एग्जाम में, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से 1 नंबर आपके बन जाएंगे। फिर इसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से फिरोज शाह तुगलक। तो इनका जो टाइम पीरियड 1351 से लेकर 80, ये काफी कल्याणकारी शासक। इनको अकबर भी, दिल्ली सल्तनत के इनको अकबर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जजिया कर सभी पर लगा दिया, जजिया कर इन्होंने सभी पर लगा दिया। इन्होंने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद का नगर की स्थापना भी किया था। और जो दारुल सिफा एक हॉस्पिटल इन्होंने बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और 1200 फलों का बाग भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दीवाने खैरात एक स्थापना की थी। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बार बार पूछे जाता। फिर दीवाने बगदाद जो गुलामों से संबंधित है, तो दीवाने बगदाद इनके काल में सबसे ज्यादा सैनिक थे। दीवाने बगदाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। और हक सर्व एक सिंचाई करता जिन्होंने स्टार्ट किया था 1/10 भाग पर लगता था। नहरों का इन्होंने निर्माण किया। बरनी फतवे जहादारी और तारीफे फिरोजाई लिखा था। बर्नी ने फतवे जहादारी और तारीफे फिरोजाई लिखा था। बर्नी को उन्होंने सक्ष तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के पता सही था। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था, और तुगलक के बाद वंश आया सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 में। इसको सैयद वंश की स्थापना खिलजी ने की थी। ठीक है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके रहते अलग उपाधि, इसमें बस इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है। और लोधी वंश जो 1451 1400
1 मिनट देख लीजिए। 1451 से लेके, हाँ, 1521 तक लोधी वंश था। और इनके जो संस्थापक थे बहलोल लोधी थे संस्थापक। एंड बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीता। फिर इसमें से सिकंदर लोधी अगले शासक बने, ये कबीर के समकालीन थे। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इब्राहिम लोधी, इसी में लास्ट शासक है इनका इब्राहिम लोधी। तो इनको यहाँ पे हम लोग, तो लोधी वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इन्होंने जो राणा सागर के समकालीन थे। और 1570 में घटोली के युद्ध में मारा गया था। तो फिर दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 या 2 नंबर का विषय। तो दीवानी बिजार, तो जो दीवानी बिजार सबसे ऊपर था, ये मंत्रालय था। इसके नीचे आता था दीवानी मुमालिक, ये आर्थिक कार्य करता था। फिर दीवानी ईसा पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, वही क्यों देखिएगा। दीवानी ईसा ये पत्रचार विभाग था। फिर दीवाने रसालत, दीवाने जो रसालत है एक विदेशी विभाग था। उसके बाद से काजी उल कुजात है, ये एक नया विभाग था। असद उल सुदूर ये एक धर्म विभाग था, ठीक है। और सल्तनत काल में राज्य को कैसे बांटा? राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत, जिला, जिला के नीचे परगना थे, सबसे नीचे गांव था। तो सबसे नीचे प्रांत, फिर जिला, फिर परगना, और फिर गांव। प्रांतों को सूबा बोला जाता है। जो जिला है वो सिक्को बोला जाता है, ठीक है। और गांव के नीचे जो खूत, मुकदम और चौधरी अधिकार, ये सब गांव के अधिकारी होते रहे, ठीक है। अब थोड़ा खक्कर देखें, खराज, तो खराज क्या था? जकात कर और जजिया कर, तो ये गैर मुस्लिमों को लगा था। जकात मुस्लिमों को लगाने वाला कर है। आज खुमस, लूट कर धन को खुमस बोलते हैं। फिर अमीर दह, जो 0 सैनिक होते हैं उसको अमीर दह बोलते हैं। जिसमें अमीर सदा 100 सैनिक होते हैं, अमीर सदा, अमीर वो हजारा, जिसमें 1000 सैनिक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग का विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। दो बहिमीनी और विजयनगर साम्राज्य का उस समय स्थापना होता था। इस टाइम हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग विजयनगर देखते हैं। विजयनगर की स्थापना अगर काल देखे तो 1336 से 1650 में हुए थे विजयनगर का स्थापना। अब हम लोग अच्छे से विजयनगर, तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 से लेकर 1650 के बीच में हुई थी, ठीक है। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने, तो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। और ठीक है, इसके पहला वंश, इसमें 5 वंश थे विजयनगर में। तो पहला वंश अगर था तो बात करें तो पहले वंश संगम वंश था। कौन सा था? संगम वंश था। तो संगम वंश का काल 1336 लेकर 1356 था। इसके संस्थापक हरिहर प्रथम थे, ठीक है। और इसने जो हरिहर प्रथम था वो होयसल को जीता था और पांडु को जीता था। इसकी जो राजधानी थी अनककोंडी थी, ठीक है। इसका हरिहर प्रथम या बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम का चीन से संबंध था। वेद मार्ग प्रस्थापक की उपाधि धारण की। फिर बुक्का प्रथम के बाद हरिहर सेकेंड आएगा। तो जो हरिहर सेकेंड था वो महाधिराज की उपाधि धारण की थी। श्रीलंका तक इनका साम्राज्य बढ़ता था। फिर इसके बाद से हरिहर सेकेंड में देवराय, होगा देवराय प्रथम, ये काफी महान। तो इन्होंने फिरोज शाह बहमनी का आक्रमण, फिरोज शाह पूछ देगा, फिरोज शाह बहमनी का आक्रमण देवराय प्रथम काल में होता है। और जो इटली का था निकोलो कांटी, तो देवराय प्रथम के काल में आया था। विजयनगर में पानी की समस्याओं को दूर किया था देवराय प्रथम ने। और श्रीनाथ नामक विद्वान थे जो काफी महान विद्वान थे, देवराय प्रथम के दरबार में थे। और इन्होंने हरिविलासम पुस्तक लिखी थी। फिर देवराय प्रथम या देवराय सेकंड आएंगे। तो ये काफी महान शासक थे, जिसको इसको इमाडे देवराय या पूर्व देवराय कहा जाता था। ये गजबेटकर की उपाधि धारण की थी देवराय सेकंड ने। और इन्होंने अब्दुल रजा के किरानी व्यक्ति था, अब्दुल रजा के इनके दरबार में, देवराय सेकंड के दरबार में आया था, ठीक है। और फिर इसके बाद देवराय सेकंड में मालिकार्जुन, जो मालिकार्जुन था उसके पास एक महान घटना हुई थी। चीनी यात्री जो मुआन था इनके काल में आया था। फिर आया था संगम वंश के बाद सालू वंश। तो सालू वंश की स्थापना 1485 से 1505 में हुई थी। और सालू वंश का नरसिंह सालू ने स्थापना की थी। और फिर इसके बाद आया था तुल्लु वंश। तो पहला संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुल्लु वंश। तो तुल्लु वंश 1505 से लेकर 1570 में, इसमें नरसिंह नायक इसकी स्थापना की जाए। तुल्लु वंश संबंधित कृष्णदेवराय थे, काफी महान शासक थे कृष्णदेवराय। इनके बारे में इन्होंने युवन राज की उपाधि धारण की थी। 8 तेलुगु कवियों का संरक्षण इन्होंने दिया था, ठीक है। तो कुल देख 8 तेलुगु कवियों का संरक्षण किसके काल में था? देवराय, कृष्णदेवराय काल में था। इन्होंने 3 ग्रंथ खुद लिखे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है। तो पहला तो अमुक्त मालदय, फिर दूसरा उषा पर्ण और तीसरा जम्बुवती, ये दोनों संस्कृत में था, ठीक है। और इनके दरबार में कवि थे पेदना, जिन्होंने मुक्तकारिता बुक लिखी थी। और आंध्र कविता के पितामह भी कहा जाता है। डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, ये कृष्णदेवराय काल में आया था। और डुआर्ट बारबूस ये भी पुर्तगाली था, ये भी कृष्णदेवराय काल में आया था। हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर इन्होंने बनवाया था। और फिर सबसे लास्ट है जो अच्युत देवराय, ये अच्युत देवराय में पुर्तगाली यात्री के आया था नूनीज, ठीक है। अच्युत देवराय, तो खुद नूनीज पुर्तगाली यात्री किसके काल में? तो
अच्युत देव राय कहलाता है। फिर इसके बाद से आएगा सदाशिव राय। सदाशिव राय तो सदस्य तुलबुल वंश का सबसे लास्ट शासक था। अब ये बनीहट्टी का युद्ध 1565 में, या बनी हट्टी का युद्ध को तालकोटा का युद्ध भी कहता था। तो 1567 में हुआ था। किसमें? सदाशिव राव, सदाशिव तुलु वंश से संबंधित है। और जो इसको जो राक्षस तगड़ी, तलिकोटा का युद्ध को राक्षस तगड़ी बोले थे, दो लोगों के बीच में था। एक विजयनगर साम्राज्य, इधर बहुमनी गठबंधन। तो बहुमनी गठबंधन में कौन था? तो बीजापुर थे, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। तो बरार इसमें नहीं शामिल था। तो कौन सा? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, अबीबर में शामिल थे। ठीक है। और फिर देखिए अराडू वंश सबसे लास्ट थे विजयनगर साम्राज्य में, सबसे लास्ट वंश अराडू वंश। मैसूर स्वतंत्र राज्य की स्थापना इनके काल में हुई थी। फिर आएगा हम लोग विजयनगर प्रशासन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है विजयनगर प्रशासन से। तो एक बार देखते हैं। तो राज्य विभाजन कैसे था? राष्ट्र, जो साम्राज्य राष्ट्र में था, जो राष्ट्र के बाद राज्य आया था, जो राष्ट्र है वो प्रांतों में विभाजित था, और प्रांत मंडल में था, और मंडल कोट्टम या वलनाडु में था। जो वलनाडु या कोट्टम को जिला बोलते हैं। फिर जो कोट्टम वलनाडु के नीचे नाडु था, जो ब्लॉक था, ब्लॉक के नीचे मिलग्राम थे, जो 50 गांव थे। फिर पूर्व था, सबसे नीचे गांव थे, इसमें एक गांव थे। ठीक है। तो इतना। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहमनी राज्य। कौन सा? बहमनी। चलिए इसके बाद आगे बहमनी राज का उदय। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी राज का उदय होगा। इसके संस्थापक अलाउद्दीन थे, और जिसका अन्य नाम हसन गंगू भी बोलते हैं। हसन गंगू से जफर का। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी बहमनी गुलबर्ग थी, और साम्राज्य विभाजन किया था, और अपने प्रांतों को ये चार बांटे थे। इसको बीदर, बरार, दौलताबाद और गुलबर्ग। ठीक है। और जजिया कर इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है। और जो हिंदू मुस्लिम सैनिक इनके फौज में थे। फिर आएंगे फिरोज शाह बहमनी। दूसरे आएंगे फिरोज शाह बहमनी। ये महान शासक थे फिरोज शाह बहमनी, और ये देवराय से इनका युद्ध हुआ था। जो देवराय थे ना विजयनगर समय, उनसे ये युद्ध हुआ था फिरोज शाह बहमनी। और गोली बारूद दक्षिण भारत में पहली बार इन्होंने यूज किया था। गोली बारूद का दक्षिण भारत में पहली बार अगर किसी ने युद्ध किया था तो ये फिरोज शाह बहमनी। ठीक है। और फिरोजाबाद की स्थापना की, वैशाला, दौलताबाद में एक वैशाला की स्थापना की थी। फिर आएंगे इसमें अलाउद्दीन अहमद। ठीक है। ये महमूद गवा भारत आया था। ईरानी व्यापारी थी महमूद गवा, वो आया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, महमूद गवा किसके काल में आया था? अलाउद्दीन अहमद के काल में आया था। ठीक है। उपाधि मालिक है, तुजुर का उपाधि 8 प्रांतों में उन्होंने बांटा था। फिर आएगा इनके काल में 5 स्वतंत्र राज्य, जो 5 स्वतंत्र राज्य बीदर ये सब बने थे, जो राक्षस तगड़ी के युद्ध में गठबंधन था। तो उनका हम लोग देखेंगे। तो पहला बीदर, तो बीदर 1526 से 27 में। अमीर अली इसके संस्थापक थे। दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। बीजापुर में बीदर को हड़प लिया, जो बीजापुर ने बीदर को हड़प लिया था। किसने हड़पा था? बीदर को बीजापुर ने हड़पा था। फिर आएगा बरार 1484 में अहमदनगर ने इसे जीता था, बरार को। फिर आएगा अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना निजामशाही वंश ने की थी। बीजापुर फिर इसके बाद बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, और इसको गोवा, यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को जीता था। ठीक है। फिर गोलकुंडा, तो गोलकुंडा वारंगल राज्य के बाद उदय हुआ था गोलकुंडा का। और इसके बाद से हम लोग का आएगा, ठीक है, सूफी। इसके बाद सूफीवाद का उदय हुआ था। सूफीवाद हम लोग देख लेंगे। तो सूफीवाद का उदय हुआ था इस्लाम के सुधार के कारण। ठीक है। ये ईरान में 12वीं सदी में प्रारंभिक केंद्र क्या था? अजमेर था सूफियों का। ठीक है। मोहजिन चिश्ती इसकी स्थापना की थी। सूफीवाद के सूफी के साथ मोहजिन चिश्ती, मोहम्मद गौरी के साथ ये आया था। तो मोहजिन चिश्ती किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। चिश्ती का वास्तविक जो संस्थापक अगर भारत में बात करें तो ख्वाजा अबुल अहमद थे। ठीक है। और ये शामी चिश्ती से सीरियत का रूढ़िवादी व्याख्या इन्होंने की थी। सबसे पहला हमारा सिलसिला है सूफी सिलसिला। तो सूफियों ने 14 सिलसिले अबुल फजल ने बताया, 2 भाग में बांटे हैं। जो बासरा सीरियत में जो बिलीव करते हैं उनको बासरा बोलते हैं। बेसरा जो सीरियत में बिलीव नहीं करते, बेसरा हम इनको बोला जाता है। फिर हम लोग 14 सिलसिलों को 1 बाय 1 करके अभी देखेंगे। पहला सिलसिला है हमारा चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन थी। इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं थी, और इनकी दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। ये शिष्य थे इनके कुतुबचीन बख्तियार खिलजी काकी। ठीक है। कौन शिष्य थे? ये शिष्य थे कुतुबचीन बख्तियार काकी। इनके शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। या बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? कुतुबचीन बख्तियार काकी। कुतुबचीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन, किसके शिष्य थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। फिर सुहरावर्दी आया सिलसिला। इसकी स्थापना शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी ने इसकी स्थापना की थी। फिर कादरी, जो इम्पोर्टेंट मैं वही बता रही, कादरी सिलसिले की स्थापना की शेख निजामत उल्लाह ने की थी। जो दारा सिखो था
औरंगजेब का बेटा दारा सिको, ये कादरी सिलसिले से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। नक्शबंदी से ख्वाजा बाकी बिल्ला, उत्तर भारत में है नक्शबंदी से अहमद बाबर नक्शबंदी सिलसिले से ही संबंधित है। पूछ देगा बाबर के सिलसिले से नक्शबंदी और कादरी से औरंगजेब के बेटा दारा सिको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिरदौसी, तो फिरदौसी की स्थापना बदरुची ने की थी। फिर रोमानिया की स्थापना मियाँ वाजिद ने की थी, मियाँ वाजिद ने की थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन हम लोग देखेंगे, तो भक्ति आंदोलन में सबसे पहले शंकराचार्य, तो शंकराचार्य का अगर बात करें 788 से 820, ये एक महान दार्शनिक थे। इनका जन्म शंकराचार्य का केरल में होता है। इनको प्रच्छन्न बोध या आदि शंकर, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या आदि शंकर के नाम से जाने थे। इन्होंने अद्वैत दर्शन का दिया था। अद्वैत दर्शन मतलब दो तत्व नहीं है, एक तत्व है ब्रह्मा। अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन पूजे, अद्वैत दर्शन का सिद्धांत किसे, तो शंकराचार्य से। इन्होंने 4 शक्तिपीठ की स्थापना की थी। तो उत्तर में ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ में, फिर पूर्व में गोवर्धन पीठ जो पुरी में, फिर सिंगारी पीठ दक्षिण में रामेश्वर में, और द्वारका में शारदा पीठ। ठीक है, तो शंकराचार्य के बारे में क्या है, इनका जन्म केरल में होता है। इनको प्रच्छन्न बोध या आदि शंकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिए थे। इन्होंने 4 पीठों का स्थापना की थी। ठीक है, फिर आएंगे इनके बाद रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य विशिष्ट देवता से संबंधित थे, श्री संप्रदाय का वैष्णव संत थे। अब वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य कृष्ण देवराय के समकालीन थे। जो वल्लभाचार्य थे वो कृष्ण देवराय के समकालीन थे। और पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। इन्होंने बुक लिखी थी सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। तो पूछ देगा सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य किसकी बुक है, तो ये है वल्लभाचार्य। देखिए आप उस सब चीज पूरा मध्यकालीन भारत और थोड़ा सा हमारे क्या बोलते मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ यूरोपियों का आगमन से लेके और फिर मुगलों से पतन से लेके पूरा मुगल सल्तनत, ये सब दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत सब पढ़ा दिया गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल गया। बस 1-2 बार इसको सुन लीजिएगा, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन की। अब इसके बाद से हम लोग का देखे, इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने 2 बुक लिखी थी, सुबोधनी और सिद्धांत रह। तो ये हम लोग को जितना इंपॉर्टेंट था सूफी में हम लोग देख लिया। अब इसके बाद सूफी का सिद्धांतों में हम लोग देख लिया। अब इस पर हम लोग देखेंगे इसके बाद जो भक्ति आंदोलन की 2 परंपरा थी, एक निर्गुण परंपरा, एक सदगुण परंपरा। जो निर्गुण परंपरा थी इसमें निराकार ईश्वर को मानते थे। इसमें कबीरदास, रैदास, नानक और ये शंकरी निर्गुण। और सदगुण में रामानंद। रामानंद किसके शिष्य थे बताइए, तो रामानंद, रामानुचार्य और चैतन्य सदगुण से थे। अब हम एक करके इनको देखेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मुगल वंश। मुगल वंश काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको काफी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो मुगल वंश स्टार्ट होता है 1526 से लेकर 1857। देखिए 1857 बात कैसे मुगलों को पतन हुआ मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे हम लोग बस देखेंगे 1526 से लेके औरंगजेब तक। ठीक है, और उसके पहले की मैंने कहानी आपको बता दी कि फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे मुगलों का पतन बताया, फिर उसके बाद से जो भी क्षेत्रवर्ती राजा उदय हुए उनके बारे में बताया, तो कहानी के थ्रू बनाया। फिर अवध जैसे वो अवध बंगाल ये सब के बारे में बताया, फिर दिल्ली सल्तनत बताया। तो अब हम यहाँ पे मुगल वंश देखेंगे। ठीक है, अब बीच में हम लोग आपको भक्ति आंदोलन और सूफी बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग मुगल वंश देखेंगे। तो सबसे पहले बाबर, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 से 1530 तक गद्दी पर था। ठीक है, 1504 को काबुल को जीता था बाबर ने। 1504 में काबुल को जीता था। और बाबर ने खुद बाबरनामा लिखा था। ठीक है, और 1507 में इन्होंने कंधार को, तो 1502 में इन्होंने 1504 में काबुल को जीता, 1507 में कंधार को। और काबुल में शाहरुख नाम से एक चांदी का सिक्का चलाया, काफी इंपॉर्टेंट है। 1507 में संसार की पहली बार बादशाह की उपाधि दी। जब ये इन्होंने 1507 में जब जीता था कंधार को, तो इन्होंने पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर। ठीक है, 1519 में भेरवा का किला जो पीओके में है, मतलब पाकिस्तान में, तो 1519 भेरवा का किला पर फिर गोला बारूद का प्रथम बार उत्तर भारत में यूज किया था बाबर ने। ठीक है, दक्षिण भारत में मैं आपको बताई थी उसमें फिरोज शाह बहुमनी काल में। भारत में इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में था, किसके बीच, इब्राहिम और बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। और इन्होंने तुलगामा उस्मानी पद्धति का प्रयोग इसमें किया था। ठीक है, और कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने पूछ देगा, बाबर ने किस युद्ध के लड़ने के बाद जीता तो कलंदर की उपाधि धारण की थी, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे, पानीपत का प्रथम। फिर इसके बाद खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें जहादा का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो पहले वाले में जो हमारा कौन सा युद्ध था, हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर धारण की थी बादशाह की उपाधि धारण की थी।
कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इन्होंने गाजी को उपाधि दिया। फिर चंदेरी का 1528 में बाबर और मेदिनी राव और शेरशाह सूरी, 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। तो इसके बाद से आएगा हुमायूं। तो हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56 में। तो हुमायूं काबुल, तो ये अफीम, ये काबुल से जन्म हुआ था, अफीम खाया करता था, ठीक है। इन्होंने ये 7 दिन 7 अलग अलग कपड़े पहनते थे ज्योतिष के। इन्होंने अपने जो साम्राज्य, अपने बेटे 4 कामरान, हिंदल, अस्करिया, सुलेमान, ठीक है। तो दीन पनाह नगर इन्होंने बनाया था। तो पूछ देगा दीन पनाह नगर किसने बनाया था, तो हुमायूं ने बताया। शेरे मंडल का निर्माण किया था, जो एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय से। अब 1531 में इन्होंने कलिंजर पर अभियान किया था। 1532 में वो दोहरिया का युद्ध लड़ा था। 1531 में कलिंजर और 1532 दोहरिया। 1529 में 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। 1540 में इन्होंने कन्नौज पर पुनः 1540 में फिर कन्नौज के में पूरा पराजित हो गए वो शेरशाह सूरी से। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबंद बेगम ने लिखा था। एक भाग इसमें बाबर का, दूसरे भाग में हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहा है, दिल्ली। इसको ताजमहल का पुरगामी कहा जाता है। फिर आ गया शेरशाह सूरी, तो काफी महान शासक था। तो 1540 से 1545 कम ही इनका कार्यकाल था, लेकिन काफी महान मन कार्य कर दिया था। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 में फरीद इनके बचपन का नाम था। रुपए नाम एक सिक्के जलाए थे। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी को उपाधि धारण की थी। तो चौसा के बाबा वो शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच था। चौसा के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध किया हुआ था 1539 में, ठीक है। इन्होंने डाक पट्टा स्टार्ट किया था 1500 से। इनका विजय में देखिए तो 1542 में इन्होंने मालवा पे अधिकार किया था। 1543 में रायसेन में, 1544 में मेवाड़ पे, 1545 में इन्होंने कालिंजर पर अधिकार किया। रैयतवाड़ी प्रथा को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। अब बंगाल को 19 सरकारों में बांटेंगे। अपने मतलब साम्राज्य को सरकार में बांटते थे, मतलब जिलों में। तो बंगाल को 19 सरकार में बांटा था। पट्टा जिसको काबुलियत प्रथा स्टार्ट की थी। और देखिए साम्राज्य उनको जिलों को परगना को ग्राम में बांटा था। अगर इनकी देखा और तो इन्होंने रोहतासगढ़ किला बनवाया था। और मालिक मोहम्मद जायसी के एक लेखक थे सर्चर, जिनका पद्मावत मूवी है, पद्मावत जिन्होंने लिखा था, जिसपे मूवी बनी थी। तो मालिक मोहम्मद जायसी ने संरक्षण दिया था पद्मावत और 12 मासा ग्रंथ। तो ये पद्मावत 12 मासा ग्रंथ की मालिक मोहम्मद जायसी की। अब इसके आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास, इसके आगे क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा।